Welcome back, friends, to another episode of Music Baba, exclusively on शानुदा। अब शानुदा हम सब जानते हैं कि इनको 90s का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ द 90s, या सबसे बड़े सिंगर 90s का फिल्म म्यूजिक में, हिंदी फिल्म म्यूजिक में शानुदा को माना जाता है। अब इसके कई वजह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि नदीम श्रवण थे तो इसलिए शानुदा को 90 का वेटेज मिला। कुछ लोग और तरह तरह की बातें करते हैं, ये रीज़न है, वो रीज़न है कि किशोरदा चले गए थे इसलिए उनको ये चांस मिल गया तो इसलिए वो आगे बढ़ गए। तो देखिए, कोई भी सिंगर के या कलाकार के सक्सेस के पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर लक तो होता ही है, जिसे आप कोइंसिडेंस कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए, या देयर समवेयर समथिंग हैपेंस। क्योंकि अगर संजोग सही नहीं बैठता है, तालमेल सही नहीं बैठता है, तो आपका टैलेंट होते हुए भी आप कहीं ना कहीं इतने सक्सेसफुल शायद ना भी हो पाए। और शानुदा का सक्सेस 90s में इतना ज़बरदस्त था, वो सिर्फ वही बता सकते हैं जो 90s में जिए हैं या 90s का दौर जिन्होंने देखा है और उसको उस गाने में संगीत में जो रहे हैं, फिल्म म्यूजिक को जिन्होंने फॉलो किया है। और कहीं ना कहीं जो न भी किया हो फॉलो, शानुदा का इम्पैक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं सब पर हुआ है उस समय, क्योंकि 70% गाने तो शानुदा के ही आते थे। और जितने मेजर फिल्म्स थे, मेजर हीरोज थे, मेजर ब्लॉकबस्टर्स, मेजर म्यूजिक डायरेक्टर, सब के साथ शानुदा का कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन उस समय बहुत हाई पे था, बहुत हावी था। ये भी हम जानते हैं, जो लोग 90s को फॉलो करते हैं या इस पर इंक्वायरी करते हैं कि शानुदा क्यों 90s के किंग हैं। हालांकि वो 2000, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ अलग अलग वीडियोस में, वो 2006 तक 7 तक भी उनके गाने आ रहे थे, और उसके बाद भी वो रीजनल फिल्मों में और अलग अलग मतलब प्राइवेट एल्बम्स वगैरह में वो गा रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम फिल्म में फिर भी 2006-7 तक थे। तो ही कंटिन्यू टू सिंग, बट मेन जो उनको 90s का माना जाता है, उनके कारणों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, वन मेजर रीजन ये है कि शानुदा का जो टाइमिंग, जो जिस वक्त वो आए, उस समय का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा हम उसको अगर समझ लें कि किशोरदा का डेथ हुआ था और एक वैक्यूम बन गया था। अब वो किशोरदा स्कूल के सिंगर थे, किशोरदा को वो फॉलो करते थे, किशोरदा की तरह गाने की कोशिश करते थे, कुछ हद तक गाते भी थे। तो किशोरदा के आकस्मिक जो निधन हो गया और वो गा रहे थे, ही वॉज पीक ऑफ हिज फॉर्म, और वो लास्ट तक वो सागर या फिर अगर तुम ना होते, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में वो दे रहे थे, हिट फिल्में दे रहे थे। तो किशोर कुमार वॉज द रेनिंग किंग ऑफ बोथ 70s एंड 80s। 80s में कोई भी सिंगर किशोर कुमार के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और जो सब सिंगर्स थे भी उस वक्त, ज़्यादातर वो या तो रफ़ी स्कूल के थे या तो किशोर स्कूल के, अगर जो थे वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और किशोर कुमार चूंकि उस समय के लीड सिंगर थे। अब किशोर कुमार के डेथ के बाद जो वैक्यूम बना, उसको अगर फुलफिल कर पाता कोई, अगर भरपाई कर पाता, एक इमोशनल सेटबैक था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लिसनर्स के लिए भी, और म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी एक ऐसी आवाज ढूंढ रहे थे जो एटलीस्ट कुछ हद तक फिट बैठ पाए किशोर कुमार के, जो कहते हैं ना फिट इन हिज शूज, वो जगह वो ले पाए। और शायद किशोरदा अगर नहीं जाते और शानुदा ट्राई करते तो इतना सक्सेस होते कि नहीं, डाउटफुल था। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर किशोरदा होते तो क्या होता। लेकिन ये बात सही है कि किशोरदा के जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडस्ट्री को, और वो लोग जो प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर से वो ढूंढ रहे थे टू समवन टू फिल दैट प्लेस। और शानुदा की टाइमिंग ऐसी है कि वो उस वक्त वहां पर थे, वहां पर वो पहुंच गए। और जो सिंगर्स उस समय गा रहे थे उनसे कहीं ना कहीं बेहतर वो गा रहे थे, एटलीस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये लगा। और वो जगह उनको ऐसा लगा कि शानुदा ही उस जगह को फुलफिल कर सकते, भरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि शानुदा, आप एक चीज ध्यान रखिए कि शानुदा पहले भी गा रहे थे, 88-89 से वो गा रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा था उनको फिल्मों में। कवर वर्जन जब गाए किशोरदा के, उससे उनकी पहचान बनी, नाम हुआ, एक लोग जान गए कि एक बंदा गा रहा है किशोरदा के ही गाने। और चूंकि उन्होंने किशोरदा के ही गाने गाए तो कंपैरिजन भी इतना अच्छा हुआ, और कुछ गाने उन्होंने इतने अच्छे गाए किशोरदा के, उस पर भी एक अलग वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों ने देखा होगा या देख लीजिएगा, जाकर मैं लिंक दे दूंगा। तो चूंकि वो इस तरह से गाए और इतने सक्सेस रहे, तो फिर एक और भी एक करेंसी, ये बात एक
बैठ गई लोगों के मन में, एस्टेब्लिश हो गया कि किशोरदा की जगह अगर कोई ले पाए तो शानूदा ही ले पाएंगे। और उसके बाद से तो फिर आप जानते हैं कि सक्सेस उनको इस तरह से हावी हुआ, क्योंकि उसके बाद वो आशिकी, किशोर कुमार के गाने के बाद ही वो आशिकी गाए और बाकी गाने फिर एक के बाद एक आने लगे, तो लोगों को वो आभास मिलने लगा कहीं, मतलब किशोरदा जैसा तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन किशोरदा का आभास मिलने लगा लोगों को, एक लगने लगा कि हाँ किशोरदा की कहीं ना कहीं वो जगह है। जो लोग अमित कुमार से उम्मीद कर रहे थे और उससे उनसे मतलब उतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए थे, प्रेरित नहीं हो पाए थे, तो शानूदा ने वो भरपाई करा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि टाइमिंग एंड द सिचुएशन इन विच ही केम, किशोरदा का डेथ और शानूदा का उस समय वहां रहना और उनका एक नए जन्म हुआ, एक तरह से एक नए कलाकार का, वो स्पेस फिल करने के लिए वन बिग रीजन फॉर हिज सक्सेस। अब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है सक्सेस तो हो गया, लेकिन सक्सेस जो पूरा चला 6-7 साल लगातार, वो एक मिसाल है, क्योंकि नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं कि एक ही सिंगर इतना डोमिनेट करे। किशोरदा ने किया था 70s में, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता है, बाकी सिंगर्स भी गाते हैं। अब शानूदा ने जिस तरह से डोमिनेट किया 90s, तो उसका भी एक वजह है। और कुछ हद तक ये बात जरूर सही है कि नदीम श्रवण का भी शानूदा के साथ ही एक तरह से हुआ, उनका ग्रोथ शानूदा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग अक्सर जोड़ देते हैं कि शानूदा नदीम श्रवण नहीं होते तो शानूदा नहीं होते। बात ऐसी नहीं है, कुछ हद तक है, पार्शियली ये रीजन जरूर है, क्योंकि ब्रेक जो कहते हैं, बड़ा ब्रेक जो, वो तो भाई नदीम श्रवण नहीं दिया शानूदा को, क्योंकि वो तो गा रहे थे, जुर्म के लिए भी उन्होंने गाया था, कल्याण जी भाई के लिए, राजेश रोशन के लिए वो गा रहे थे, लेकिन वो प्रसिद्धि, वो सक्सेस नहीं मिल रहा था जो आशिकी के साथ मिला। और नदीम श्रवण भी सैकड़ों फिल्में बना के बैठ चुके थे पिछले 5-7 साल से, लेकिन उनको भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था ज्यादा। तो आशिकी ने पूरा गेम चेंजर रोल निभाया आशिकी ने, और महेश भट्ट का उसमें आना, गुलशन कुमार का जुड़ना, टी सीरीज, नदीम श्रवण का, समीर जी का और शानूदा का, सबका जो राहुल राय का एक कॉम्बिनेशन बना, जो फिल्म बनी, टीम बनी, और उसका जो एक साथ जो उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो बहुत जबरदस्त था। इसमें नदीम श्रवण का योगदान मानना ही पड़ेगा, इसमें गुलशन कुमार और बाकी महेश भट्ट इनका भी योगदान है, क्योंकि ये फिल्म पहले एल्बम, हम जानते हैं कि गाने पहले एल्बम के लिए बनाया जा रहा था, बाद में ये फिल्म के लिए यूज किया गया, क्योंकि महेश भट्ट आगे बीच में बोले कि हम इसका फिल्म बनाएंगे, स्टोरी लिखेंगे इसके ऊपर, गानों के ऊपर। तो पता नहीं एल्बम इतना सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, इसलिए महेश भट्ट का भी योगदान है, महेश भट्ट का भी आगे भी योगदान है शानूदा के करियर में, क्योंकि काफी अच्छे गाने उन्होंने दिए। तो ये फिर इसको भी हम टाइमिंग भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं, और नदीम श्रवण का भी योगदान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नदीम श्रवण के साथ जो जोड़ी बनी वो एक चला लंबे समय तक, वो भी मेन एक बिग रीजन है शानूदा के मतलब कंटिन्यूड सक्सेस के लिए, क्योंकि जोड़ी बन जाती है कभी कभी, लेकिन ज्यादा दिन चलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल है किशोरदा का, किशोरदा तो 60s में भी गा रहे थे, लेकिन जब कॉम्बिनेशन उनका राहुल देव बर्मन से बना तो वो बात ही अलग हो गई, एक अलग लेवल पे पहुंच गया, तो वो एक जोड़ी बनी। अब सलमान खान एसपी बालासुब्रमण्यम की एक जोड़ी बनी थी साझेदारी, लेकिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाया। ऐसे ही जैसे अमित कुमार और कुमार गौरव का एक जोड़ी चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस तरह से काफी ऐसे मिसाल है, जो जैसे हेमंत दा और सचिन देव बर्मन, इन दोनों ने, सचिन देव बर्मन ने पहले हेमंत दा को से एक्सपेरिमेंट किया और काफी 6-7 फिल्मों में, 7-8 फिल्मों में काफी सक्सेसफुल रहा उनका। उसमें फिल्में कम बनती थी और 7-8-9 फिल्मों में गाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, और उन्होंने 15-16 गाने हेमंत दा ने गाए, और शुरुआती दौर में हेमंत दा देवानंद के वॉइस बन रहे थे, विश्वजीत के वॉइस बन रहे थे और वो गा रहे, लेकिन एस.डी. बर्मन के साथ उनकी साझेदारी ज्यादा नहीं चल पाई। फिर वो रफी में शिफ्ट हो गए, रफी साहब को लेने लगे एस.डी. बर्मन 60s में, और लेट 60s में फिर वो किशोरदा के पास आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन बन पाना और वो कंटिन्यू होना, सक्सेस होना 6-7 साल तक, ये बड़ी बात है। और कितने सैकड़ों फिल्मों में दोनों ने जो मिलके जो नदीम श्रवण और शानूदा का जो कॉम्बिनेशन रहा, श्रेय हम इसको जरूर देते हैं, क्योंकि शानूदा सक्सेस होने के बाद भी इतना सक्सेसफुल होते कि नहीं और इतने गाने गा पाते कि नहीं, और नदीम श्रवण नहीं होते तो, या शानूदा नहीं होता तो नदीम श्रवण भी इतने हिट दे पाते कि नहीं, ये एक स्पेकुलेशन की बात है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त था। तो ब्रेक तो एक उसमें योगदान है ही ब्रेक का, लेकिन ब्रेक मिलने के बाद भी या तो कभी कभी सिंगर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता आगे चल के, और या हो भी पाता है तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास के साथ वो काम करने लगता है, जोड़ी नहीं बनती है। तो ये जो एक जोड़ी बन गई, और समीर जी और ये दोनों नदीम श्रवण और शानूदा हल्का इनका जो एक जो तालमेल बैठा, और जो एक सीरीज ऑफ हिट सॉन्ग्स
जो आने लगे, तो वो एक बहुत बड़ा मिसाल है और बहुत बड़ा रीजन भी है और सानुदा के सक्सेस का। और इसमें इनका योगदान, यहाँ पे नदीम श्रवण का योगदान मेंशन करना जरूरी है। लोग मेंशन नदीम श्रवण के लिए ही सानुदा सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। वन ऑफ द रीजंस है जरूर, क्योंकि सानुदा के सक्सेस में अनु मलिक का भी बहुत बड़ा हाथ है और उसमें जतिन ललित का भी बहुत बड़ा हाथ है और आनंद मिलिंद और दिलीप सेन, समीर सेन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी सानुदा ने बहुत गाने गाए हैं, बापी दा के लिए भी बहुत गाने गाए हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली ये कहना कि नदीम श्रवण ही सक्सेसफुल जोड़ी जरूर बनी और ज्यादा गाने जरूर उनके साथ गाए और शुरुआती दौर में जो एक जो पुश मिला जबरदस्त इंपैक्ट का, जो वो मिलकर ही हुआ, ये बात जरूर मानना पड़ेगा। लेकिन सानुदा एस्टैब्लिश हो चुके थे और अगर नदीम श्रवण 1-2 साल उनके साथ रह के भी हट जाते तो भी मुझे लगता है कि सानुदा कंटिन्यू करते सक्सेस, क्योंकि अनु मलिक को वो भा गए थे, जतिन ललित को भा गए थे, आगे चल के हिमेश रेशमिया को भी भा गए थे, तो ये लोग सब आर.डी. बर्मन जिंदा रहते तो वो भी लेते रहते, तो इस तरह से सानुदा एस्टैब्लिश हो गए थे। तो अगर नदीम श्रवण बाई चांस न भी रहते, 93 तक वो चले भी गए होते, तो भी डाउटफुल है कि सानुदा का भी करियर डाउन हो जाता है। ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि सानुदा बहुत पीक फॉर्म में थे उस वक्त, हर तरह के गाने वो गा रहे थे, हर तरह के हीरो के लिए वो सूट हो गए थे, सेट हो गए थे। इसलिए डिसलॉज करना, उनको एकदम से हटा देना और कोई दूसरा सिंगर आके जगह ले लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप याद रखिए कि काफी सीनियर सिंगर्स पहले से भी गा रहे थे और सानुदा ने ऐसा धमाल मचाया कि उनको हटाकर वो जगह बनाई उन्होंने। जो सिंगर्स ऑलरेडी उनके सीनियर सिंगर्स गा रहे थे, सबको एक किनारे कर दिया और वो खुद छा गए। तो जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स काम करते हैं कोई भी कलाकार का सक्सेस के लिए। जैसे किशोरदा के लिए भी जैसे 70s वरदान बन के आया, आर.डी. बर्मन आए, तो किसी भी कलाकार के लिए सिचुएशन और टाइमिंग बहुत, और मतलब उसी को आप डेस्टिनी क्या कह सकते हैं या व्हाटएवर, कोई भी नाम दे आप उसको, लेकिन जो समय और संजोग ऐसा बैठा तालमेल सबका ना, क्योंकि हो सकता है नदीम श्रवण और सानुदा भी गाते लेकिन तो भी इतना सक्सेसफुल नहीं होता अगर महेश भट्ट नहीं आते या आशिकी नहीं बनती। तो कारणों में हम जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई एक कारण बताना बहुत मुश्किल है, कोई एक कारण बहुत हावी है या बहुत मेजर रीजन है ये बताना मुश्किल है। इन कई कारण काम करते हैं। टाइमिंग, किशोरदा की डेथ, उस समय सानुदा का वहां होना, किशोरदा के वर्षन सॉन्ग्स गाना, नदीम श्रवण से तालमेल होना बैठना, महेश भट्ट का उसमें जुड़ना, टी सीरीज का योगदान, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करें, ये सबके साथ एक साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, ये सानुदा के साथ ही हुआ था उस समय। और फिर आगे नदीम श्रवण का चल पाना, हिट देते रहना और सक्सेस मिलते रहना, तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका मार्केट स्ट्रांग हो जाता है और आप गाते रहते हो और फिर तो दूसरे म्यूजिक सिंगर भी म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ जाते हैं। और सानुदा लेकिन बाई 91-92 इतने एस्टेब्लिश हो गए थे कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उस समय सानुदा के पास ही फर्स्ट अप्रोच सानुदा ही रहते थे, फर्स्ट प्रेफरेंस सानुदा रहते थे, उसके बाद वो बाकी सिंगर्स के पास जाते थे। इवन जैसे मतलब दिग्गज जो पुराने थे, राजेश खन्ना साहब या देवानंद देव जी या इस तरह के जो उस समय के जो नौशाद साहब या आर.डी. बर्मन साहब जो दिग्गज थे 70s के 60s के, वो भी पहले सानुदा को प्रेफर कर रहे थे उस समय, इतना उनका दबदबा था, जलवा था। तो रीजन यही था कि एक तो किशोरदा का जो उनका लेकर आए, कैरी करके लेगेसी जो लेकर आए, वो एक था। नदीम श्रवण का जुड़ना जरूर एक वन ऑफ द रीजंस है, अपार्ट फ्रॉम टी सीरीज एंड महेश भट्ट एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच वर्कड फॉर हिम। और एक बहुत जो मेजर रीजन मैं जो मानता हूं, अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो रीजंस हैं, लेकिन एक मेजर रीजन एक मैं जो मानता हूं, अगर आप मेजर रीजन ढूंढ रहे हैं या इसको अगर आप मेजर रीजन कह सकते हैं, एक मैं जो मानता हूं वो है दौर का बदलना। ये नदीम श्रवण के लिए ही आया ये जरूरी नहीं है, नदीम श्रवण उसमें एक कैटलिस्ट बन गए, उसमें एक मोड़ घुमाया, मतलब एक जरिया बन गए उसके। लेकिन म्यूजिक का जो रुचि, म्यूजिक का जो सेंसिबिलिटी, लोगों की जो सुनने की इच्छा, रुचि, तौर तरीका, वो चेंज हो रहा था। और जैसे 70s में चेंज हुआ था, जब आर.डी. बर्मन आए तो 68-69 से जब वो शुरू किए काम करना, तो एस.डी. बर्मन, नौशाद, रोशन, ओपिनियन टाइप का म्यूजिक पूरा चेंज हो गया, एक नया मोड़ घूम गया। और 70s में पूरा एक जो वेस्टर्नाइज्ड और एक मॉडर्न और पेपी और ये यूथफुल एक जो आ गया दौर,
90s में रहा, 70s में रहा। 80s में आते आते वो फिर फिजिल हो गया था, 80s में कम हो गया था। 80s में बहुत खिचड़ी बनने लगा था और बहुत सारे तरह तरह के म्यूजिक आने लगे थे, तरह तरह के गाने बनने लगे थे, एक डिफाइनिंग दौर नहीं था कोई। तो इसलिए लोग भी थोड़े उब रहे थे और एक तरह के गाने थोड़ा मोनोटोनी होने लगा था 80s में। और किशोरदा भी बोर हो रहे थे, चले गए थे, रफी साहब थे नहीं, मुकेश थे नहीं, मन्ना डे थे नहीं, गा नहीं रहे थे। तो कोई ऐसा एक सिंगर भी नहीं था उस तरह का जो एक कैरी कर सके उसको। और दौर भी वो गाने अच्छे नहीं इतने बन रहे थे, कुछ गाने बन रहे थे इक्के दुक्के, लेकिन इतने अच्छे इटर्नल सॉन्ग्स जो है हमेशा चलते लोग सुनते रहे, आशिकी जैसा बना नहीं था, बन नहीं रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि जब आशिकी आया ना तो म्यूजिक का जो एक रंग ढंग है, या आप कह सकते हैं कि तरीका, या म्यूजिक का जो सेंसिबिलिटी है वो पूरा चेंज हो गया। तो एक नया दौर शुरू हो गया 90s में, एक रोमांटिक, एक सॉफ्ट रोमांस, एक वेलवेटी वॉइस की जहां जरूरत, और जहां पर वो वार्मथ, गर्माहट लाना जो शानुदा ले आए उस समय। तो दौर में शानुदा फिट बैठ गए। ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन ये भी है, एक डेस्टिनी का या सिचुएशन का कहिए। कोई भी सिंगर एग्जैक्टली बैठ नहीं पा रहे थे, वो ग्रूव में फिट नहीं हो पा रहे थे, जिस तरह से शानुदा हुए। और दौर बदला, उसके एक तरह से कैरियर बन गए, प्रवर्तक बन गए, उसको वो कैरी कर पाए। उस दौर के वो जो दौर को आगे ले जाने के लिए सबसे सुटेबल वॉइस जो उस समय लगा सबको, वो शानुदा का लगा, और शानुदा ने उसको बखूबी निभाया भी। उस दौर को, 90s के दौर को, एक मेलोडी का जो दौर आया और एक गाने का जो एक नया तरीका आ गया, उसके पूरा जो मतलब संभाला उसको शानुदा ने, उसको पूरा संभाला, दिशा दी, उसको दिशा दिखाई। इसलिए शानुदा का बहुत वैल्यू है 90s में। अगर हिस्ट्री बाद में कोई म्यूजिक हिस्ट्री पर बात करे या इस पर जाए तो ये बात जरूर उभर के सामने आएगा कि ये जो चेंज ऑफ ट्रेंड में शानुदा का जो योगदान है, बाकियों का भी है ऑब्वियसली, कोई भी सिंगर वैक्यूम में नहीं होता है, उसका सोशल लोगों की रुचि में परिवर्तन, या उसका सोशल सिस्टम, या म्यूजिक डायरेक्टर्स का योगदान, प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली वो रहता है, वो तो आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो फेस ऑफ म्यूजिक होता है, फ्रंट में जो रहता है, वो होता है सिंगर। तो सिंगर उस दौर को कैरी करता है। आप जितने भी अच्छा म्यूजिक बनाए और जितने भी अच्छे फिल्म डाले, अगर गाने वाला अगर अच्छा नहीं तो गाना पिट जाता है। तो एक बोल्ड वॉइस, एक मिठास भरी, एक और डाइवर्सिफाई करने वाला वॉइस, आवाज को पतली मोटी अपने हिसाब से चेंज करने वाले हीरो के हिसाब से वो वॉइस, उस तरह का वॉइस। तो हर जो पैरामीटर्स, हर पैरामीटर्स हम फिट हो गए उस दौर में। और जो नए क्रॉप ऑफ हीरोज जब आने लगे, इनमें इनकी आवाज के साथ बहुत सूट कर गया शानुदा का आवाज। ये भी एक मतलब वन ऑफ द मतलब इसी का हिस्सा है दौर का। तो दौर में उस तरह के गाने जैसे लोगों को चाहिए था, वो शानुदा ने सही से निभाया और वो हीरोज के साथ सूट हो गया, तो सोने पे सुहागा। कोई भी सिंगर एग्जैक्टली सब चीज में ऐसे फिट नहीं बैठ पा रहा था उस समय, चाहे वो उदित नारायण हो, चाहे विनोद राठौड़ हो, चाहे वो अभिजीत हो, चाहे वो सोनू निगम भी आ गए थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारी चीजें फिट नहीं हो रहा था। लोग जिस तरह से सुनना चाह रहे थे उस तरह से एक छा जाना या इतना इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करना नहीं हो पा रहा था कोई भी सिंगर से, वो शानुदा ने वो जगह। तो दौर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर लोग 60s का म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कुछ और तरीके का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, जो 2010 के बाद का म्यूजिक, जो एक तरह से जो थोड़ा हनी सिंह टाइप के म्यूजिक सुनना चाहते हैं उस समय, तो शायद शानुदा फिट ना बैठ पाते, क्योंकि शानुदा एक ट्रेडिशनल जो एक वे ऑफ म्यूजिक है, वो उस स्कूल को वो फॉलो करते हैं, किशोर कुमार स्कूल को फॉलो करते हैं। तो बहुत ज्यादा वो इस तरह के गाने गा पाते जो एग्जैक्ट मेलोडी या एग्जैक्ट उस फॉर्म में अगर नहीं है, ट्रेडिशनल बॉलीवुड म्यूजिक फॉर्म में जो 70s 80s में जो उस फॉर्म में अगर वो नहीं होता गाना, तो शायद शानुदा इतने अच्छे से एडप्ट नहीं कर पाते और इतने हिट इतने सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाते, या उस समय हो सकता है कोई और आ जाता। मिका सिंह, हनी सिंह, मिका सिंह भी काफी समय से वो 93 से मिका सिंह भी आ गए थे और ट्राई कर रहे थे, उनको भी जगह शायद उस दौर में अगर मिका सिंह उस दौर में अगर वैसा गाना अगर पसंद होता है तो शायद मिका सिंह हिट हो जाते, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शानुदा वाज सब कुछ उनके फेवर में था उस समय। और बाद में बैठ के समझना और समझाना बहुत मुश्किल है कि 90s क्या था और कैसे शानुदा इतने सक्सेसफुल थे और क्यों उनका सक्सेस को इतना आका जाता है, इतना माना जाता है, इतने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या क्यों 90s का सिंगर कहा जाता है। तो वो जो उस दौर में जिए हैं एग्जैक्टली वही समझ पाएंगे, बता पाएंगे, जो उस समय जो 6-8 साल 9 साल 10 साल जब म्यूजिक की समझ होती है
बढ़ती है। और उस समय जब आप हर तरफ शानू के गाने सुन रहे हो तो ऐसा एक असर होता था, वो आज हम बस नॉस्टैल्जिया के साथ देख सकते हैं, लुक बैक एंड फील इट। समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर वजह लोग जो पूछते रहते हैं, अगर जो आज के जनरेशन के लोग जो नहीं इतना जानते कि क्यों इतना क्या है शानू क्यों इतना सक्सेसफुल है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि वो दौर को जो कैरी कर पाता है सही तरीके से, वो बहुत बड़ा सिंगर होता है। जो किशोर दा थे 70s में या रफ़ी साहब थे 60s में, उस तरह के म्यूजिकल अप्रोच जिस सिंगर का होता है वही उस दौर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो शानू दा का अप्रोच, सिंगिंग अप्रोच, टेक्निक, स्टाइल ऐसा दौर के साथ ऐसा जम गया कि लोगों को भा गया और वो छा गया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मेंबरशिप इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, और फीडबैक ज़रूर दीजिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में शानू दा का एक नया एस्पेक्ट लेकर। बाय बाय, टेक केयर।